तो बेटा अभी तक हमने ये देखा, सबसे पहले हमने एक न्यूज़ हेडलाइन देखी चौधरी देवीलाल वाली। उन्होंने जो वायदा किया, लोगों ने कैसे उनको वोट दिया, उनके वायदे पे भरोसा करके फिर सत्ता में उनकी सरकार बनी। उन्होंने अपने वायदे को भी पूरा किया, लेकिन अगले चुनाव में वो हार गए और फिर से दूसरी सरकार बनी, दूसरी दल की सरकार बनी। फिर हमने देखा कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है हमें, क्या चुनाव के बिना काम चल सकता है? तो हमने देखा नहीं चल सकता, चुनाव की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर हमने देखा कि चुनाव को हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक है। हमने कुछ तरीके देखे थे ना कि हर व्यक्ति के वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए, एक नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए, ऐसे हमने कुछ बातें देखी थी। अब हम देखेंगे क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है, यानी जो कंपटीशन होता है 2 दलों में, 3 दलों में, 4 दलों में, 5 दलों में, क्या ये कंपटीशन या प्रतिद्वंद्विता जिसे हम कहते हैं ये अच्छी चीज़ है या नहीं? ये अब हम इस टॉपिक में देखेंगे और हम देखेंगे अपने देश के भी हिसाब से, हम सोचेंगे अपने देश के हिसाब से मानकर इसको देखेंगे कि क्या राजनीतिक मतलब पार्टी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। हम इस प्रकार हम पाते कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। भी जो ऊपर हमने देखा ना पहले वीडियो में, जो हमने देखा कि चुनाव ज़रूरी है और चुनाव में क्या होना चाहिए, और हमने उसमें एक ऑप्शन ये भी देखा था कि 2 से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए हमारे पास, यानी कई दल होने चाहिए और हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसको वोट दे सकें। तो हमने देखा कि चुनाव का मतलब एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में यानी जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। जब चुनाव होता है तो क्या होता है, प्रचार होता है ना, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है, वो पार्टी उस पे इल्ज़ाम लगाती है, वो तीसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाता है, तीसरी पार्टी चौथी पे लगाती है, चौथी पार्टी पहली पे इल्ज़ाम लगा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, बातें उखाड़ते हैं उनकी। तो वही वो कह रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि हमें उसको कम दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि वो पार्टी बेकार है, हमारी पार्टी अच्छी है। अगर प्रतिद्वंदिता ना रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएंगे, और अगर ये कंपटीशन ना हो ना बेटा तो चुनाव बेकार हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पार्टी अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी पार्टी की बेइज्जती करती है, या उसको गलत साबित करती है, या उसको अपने से कमतर दिखाती है। तो वो ये दिखाती कि मैं ये काम करूँगी, पार्टी कहती है ना, पार्टी के सदस्य कहते हैं हम ये काम करेंगे, और उन्हें मालूम है कि जब वो जीत कर आएंगे और जो उन्होंने वायदे किए तो वो उन्हें करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले चुनाव में वो हार जाएंगे, पार्टी हट नहीं पड़ेगी वो, ठीक है ना। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये सही है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखाई देते हैं। पहले हम देखेंगे इनके नुकसान। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है, यानी घर में भी कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वाइफ किसी पार्टी को पसंद करती है तो हस्बैंड किसी पार्टी को, दादा किसी पार्टी को पसंद करते तो नाना किसी पार्टी को, तो घर में भी बंटवारे वाली स्थिति आ जाती है। बस्ती में, कॉलोनी में या मोहल्ले में हम रहते हैं तो जब चुनाव आता है ना तो एक दूसरे को बड़े उसकी नज़र से देखते हैं हम लोग, शक की नज़र से, कह रहे ये तो उस पार्टी का है, ये तो इस पार्टी का है, ये हमारे साथ का नहीं है। तो एक तरीके से आपस में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की बात करते हैं या शिकायत करते हैं। फिर विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बहुत तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, तुम सबको मालूम है कैसे कैसे हथकंडे अपनाती हैं पार्टीज़। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं दे रहा। वो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो ये दबाव बनता है ना लोगों के ऊपर जब चुनाव आते हैं तो अच्छी राजनीति नहीं आती है, इससे अच्छी राजनीति नहीं पनपती है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी जो सही मायने में देश की सेवा करने चाहते हैं, वो सिर्फ इस पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से देश की सेवा करने के लिए आगे नहीं आते हैं, किसी दल में शामिल नहीं होते। वो ये कहते हैं कि नहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, तो वो नहीं आते हैं आगे।
तो इस प्रकार से उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के बारे में जानते थे, वो जानते थे, क्योंकि शुरू से हमारे देश में तो बहुत सारी धर्मों के लोग, भाषाओं के लोग, जातियों के लोग रहते, तो उन्हें मालूम था कि ऐसा होगा तो बहुत सारी पार्टी पॉलिटिक्स आएगी। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। फिर भी उन्होंने यही कहा कि नए ऑप्शंस होने चाहिए ताकि बच्चे लोग जो हैं चुनाव करके ही अपने नेता को चुने। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। उनको ये मालूम था कि चाहे कितनी ही पार्टी पॉलिटिक्स हो, लेकिन फिर भी यही सही है कि लोग विकल्प हो उनके पास और सही पार्टी को वोट देकर चुनाव में जिता सकें। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। अभी हम भी छोटे हैं तो हम ये सोचते ना कि नहीं, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देश में ये बदलाव करूंगा, मैं ये पार्टी ज्वाइन करूँगा। कई बच्चे सोचते हैं ऐसा, लेकिन जब हम पार्टी में उतरते हैं, जब हमें राजनीति में हम उतरते तो हमें पता लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। एक आदर्श राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी या ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। ज़्यादातर पार्टीज़ क्या चाहती कि हम सत्ता में बने रहें, या हमें पार्टी में जब हमारी सरकार जीत जाए, हमारा दल जीत जाए, तो मुझे बड़े से बड़ा ओहदा मिले। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि एक आदर्श राजनीति क्या है कि अच्छे लोग चुनकर आए जो जनता की भलाई ही सोचे, जो जनता के हित के बारे में ही सोचे। उनका मेन एम ये ना हो कि मेरे को सत्ता में आना है या एक बड़ा ओहदा हासिल करना है। मेन एम होना चाहिए कि देश तरक्की करे, जिसमें जनता का भी फायदा हो और जनता के हित की बात हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार होना चाहिए, ये कह रहे हैं पाठ में। दूसरा, ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं, यानी एक ऐसी पॉलिसी लाएं या ऐसी स्कीम बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को इनाम दिया जाना चाहिए, जो सही मायने में लोगों की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं। अगर उनकी सरकार दल जीत कर आया और सरकार बनाइए, तो सही मायने में जो नेता जनता के हित के लिए सोचते, देश के हित के लिए सोचते, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करेगा? और जो गलत काम कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद जनता के हित का सोच नहीं रहे, सिर्फ अपना अपना हित सोच रहे, तो उनको दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि किसको पुरस्कार मिलना चाहिए और किसको दंड मिलना चाहिए? ये कौन फैसला करेगा? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करेंगे इसका फैसला, कि भाई हाँ, इस नेता ने या इस दल ने हमारे लिए काम किया, या इस नेता ने या इस दल ने देश की भलाई के लिए काम नहीं किया, तो उसको दंड मिलना चाहिए। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वो जानते कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में फिर जीत के आएंगे। तो वो ये भी जानते कि अगर इस बार उन्होंने जनता के हक में काम नहीं किया, देश की उन्नति के लिए काम नहीं किया, जनता संतुष्ट नहीं हुई, तो अगले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फिर से यह है कि हमें अगला चुनाव जीतना है। तो अगर उसे सत्ता ही हासिल करने के लिए आई है ना पार्टी, तो उन्हें देश की जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अगला चुनाव भी जीतना है। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करते हैं। जैसे भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। इसमें एक दुकानदार से एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई दुकानदार है, मान लो 2 दुकानदार हैं,
एक दुकानदार तो ग्राहकों से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, बहुत इज्जत भी देता है और अच्छा सौदा भी देता है, और उस दूसरी तरफ दूसरा दुकानदार है, अच्छा सौदा भी नहीं देता और जो दुकानदार है वो लोगों से बदतमीज़ी करता है। तो लोग किसके पास जाएंगे? जो अच्छा सौदा दे रहा है, जो इज्जत दे रहा है, जो लोगों से अच्छा बर्ताव कर रहा है, उसके पास नहीं जाएंगे जो अच्छा सौदा नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एक सत्ता होती है, राजनीतिक दल होता है जो जनता के लिए सोचता है, जो जनता की भलाई करता है, जो देश की उन्नति करता है। अगली बार चुनाव में 100% वो ही जीतेंगे। और अगर कोई सत्ता में ऐसा दल आ गया जो सिर्फ सत्ता ही हासिल करी और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, सेल्फिश है वो दल, जनता के लिए नहीं सोच रहा है, देश के लिए नहीं सोच रहा है, तो अगली बार चुनाव में वो हार जाएंगे। ये है प्रतिद्वंदिता। इसलिए जितनी सत्ता में दल आते हैं उनको मजबूरन फिर लोगों के फ़ायदे के लिए ही सोचना पड़ता है, नहीं तो अगली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज हमने ये देखा कि चुनाव ज़रूरी क्यों है, हमने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी देखी। अगला आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे बेटा। जितना पढ़ाएगा उसको एक बार अपने आप पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने आप उसको पढ़ना। वर्कशीट डाल दी जाएगी, वर्कशीट तुम लोग ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब डाल दी जाएंगे, वो ध्यान से करना। और बेटा जो CBSE की वर्कशीट भी आ रही है ना, तुम लोग को दी जा रही होगी, देवेश सर डाल रहे होंगे, सोशल साइंस की वर्कशीट भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा वो चेक किया जाएगा और हो सकता है कि उसके बेस पर ही तुम्हें मार्क्स भी दिए जाएं यूनिट टेस्ट के। ठीक है, तो अपना बहुत ध्यान से काम करना, अपना ध्यान रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। ऑल द बेस्ट।